आप लोग मेरे साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे जिसको सहज समाधि कहते हैं। उसी को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इस वर्ड को अच्छे से समझ लो। समाधि, धी मतलब बुद्धि, सम मतलब जहाँ पर बुद्धि के करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे अपनी ब्रेन को तो आपकी बुद्धि हमेशा एक्टिवेटेड होती है और हर मोमेंट में कुछ ना कुछ जज करने की कोशिश कर रही होती है, कोई ना कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रही होती है, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश कर रही होती है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब बुद्धि के करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, कोई एफर्ट नहीं रह जाता है। उस चॉइसलेस स्टेट को बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। सबसे पहले एक चीज समझनी जरूरी है कि जब हम इंक्वायर करते हैं हु एम आई, तो कुछ चीजें हैं जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो और कुछ चीजें हैं जिसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने कपड़े पहने हुए हैं इसको हम बदल सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट द क्लोथ्स दैट वी आर बियरिंग। ये स्पेक्स को हम बदल सकते हैं, इसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वी आर नॉट दिस। जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका घर है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, जॉब है, बिजनेस है, उसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो। हाँ, वो एग्जिस्टेंस इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी बट एग्जिस्ट कर सकते हो, तो वो आप नहीं हो। अब इसका मतलब ये नहीं है जो लोग समझते हैं कि इस सब में कुछ नहीं पड़ा है तो सब छोड़ दो। जब पास्ट में ऐसी बातें कुछ लोगों ने करी, ऋषि मुनियों ने, तो बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब क्या निकाला कि संसार में कुछ नहीं पड़ा है, सब मोह माया है, रिलेशनशिप में कुछ नहीं पड़ा है, सब बेकार है, तो सब छोड़ दो। लेकिन जो छोड़ने वाला है उसको नहीं छोड़ा, यानी कि उनका मैं, और वो चीजें जो यूजफुल थी, यूजफुल है और यूजफुल रहेगी, उस सबको छोड़ दिया। तो अब क्या करें, इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करें? आपके पास में पैसा है जो आता है या तो जॉब करके या बिजनेस करके या किसी भी तरीके से, या पीछे से आपके पेरेंट्स से आपको पैसा मिला है, घर मिला है, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है, तो अब उसका क्या करें? उसकी दो नजर हो सकती है उसको देखने की। जो भी आपके पास में चीजें हैं, एक कि आप उसके मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ दैट। दूसरा, यू आर द केयर टेकर ऑफ दैट। देखने में ये डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिलेशनशिप में आपके पास में दो नजर है देखने की। एक कि जो भी लोग आपके साथ में रिलेशनशिप में हैं, मान लो आपके बच्चे हैं, तो आप उनको इस तरीके से देख सकते हो कि ये मेरे बच्चे हैं, यानी आपका उनके ऊपर हक है और आप उनसे जो चाहे वो करवा सकते हो। ये हो गया ओनरशिप माइंडसेट। दूसरा क्या हो सकता है? केयर टेकर माइंडसेट। जैसे शर्ट मैंने पहनी है, एक तरीका ये है मैं कहूं इस शर्ट से एनलाइटनमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, छोड़ो, इस शर्ट का क्या करना है, कपड़ों का क्या करना है। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए हमारा? बजाय इस शर्ट के मालिक बनने के, इस शर्ट के केयर टेकर बन जाओ। ये शूज मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे पैरों को बचा करके रख रहे हैं, जूते, चप्पल, वॉट एवर इट इज, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। ये पेड़ पौधे मुझे हेल्प कर रहे हैं, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं अपनी ही अलग अलग डायमेंशंस को डिस्कवर करने में। मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसी जो मुझे पता भी नहीं है, वो मेरे सामने आ रही है। किसकी वजह से? उन बच्चों की वजह से। लेट मी टेक केयर ऑफ देम, लेट मी टेक केयर ऑफ माई वाइफ, लेट मी टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, let me take care of the money in my bank account, let me take care of my job, my business, let me take care of my body, because if I don't take care of my body, I'll not be eligible to listen to what I am saying or other people are saying. आप सुन ही नहीं पाओगे। तो अगर ज्यादा इंडल्ज हो गए इस दुनिया में तो भी नहीं सुन पाओगे, या पढ़ पाओगे, या समझ पाओगे। और अगर आपने बिल्कुल ही नेगेट कर दिया
इस दुनिया को, तब बाहर से तो आप नेगेट कर दोगे, लेकिन अंदर 24 घंटे उसकी क्रेविंग आपको तंग करेगी। तो सॉल्यूशन क्या है? मॉडरेशन। ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम, सब कुछ नेचुरली जितना जरूरी है वहीं तक रखो। जबरदस्ती किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर कब्जा मत करो। टेक गुड केयर ऑफ इट, बट डोंट एवर थिंक दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट। टेक गुड केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स, नर्चर देम, नरिश देम, बट डोंट एवर थिंक दैट आई एम दैट, देन यू आर इन अ मेस। मान लो आपकी शादी हो गई किसी इंसान से, किसी वजह से डिवोर्स हो गया, you will be in a mess if you were the husband or wife। लेकिन अगर इस सच को आप देख पा रहे हो, that was just a role that I was playing, तो आप बड़ी आसानी से वहां से निकल सकते हो, उस फेज में से निकल सकते हो। उससे निकल करके क्या होगा? आप इस इंक्वायरी को कर सकते हो, who am I? Because if all of this is not connected to the self inquiry, यानी कि पूरी दुनिया और इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो अगर सेल्फ इंक्वायरी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप अज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो। अज्ञान मतलब दुख। अगर वेदों की और उपनिषद की नजर से देखा जाए तो कितनी भी नॉलेज आपको मिल जाए इस दुनिया में, वो सब अज्ञान है। अगर वेदों की नजर से देखा जाए तो अविद्या है, वो किसी काम की नहीं है एज फार एज द इंटरनल वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। यस, नॉलेज इज यूजफुल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हमको स्पेस को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए हमको ऐसे डिवाइसेस क्रिएट करने हैं, ऐसे रॉकेट्स क्रिएट करने हैं कि हम परफेक्टली अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लैनेट्स पर जा सके, वहां पर जाकर के चीजें एक्सप्लोर कर सके। बहुत ही प्रिसिशन चाहिए वहां पर, बहुत परफेक्शन चाहिए। तो नॉलेज इज यूजफुल एज फार एज आवर सर्वाइवल इज कंसर्न्ड एंड कंफर्ट इज कंसर्न्ड, बट डोंट एवर थिंक दैट इज कनेक्टेड टू हैप्पीनेस। तो अगर हम एक एक करके यहां तक समझ पा रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, चाहे आप मैरिड हो चाहे नहीं हो, चाहे आपके पास में बहुत पैसा है चाहे नहीं है, चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको अपने बेसिक सर्वाइवल की टेंशन नहीं है। आपकी लाइफ एक रीजनेबली कंफर्टेबल लेवल पर है। तो आप तैयार हो ये सुनने के लिए जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आपके पास इतना भी नहीं है कि आपको अपने बेसिक सर्वाइवल की टेंशन है, तो मत सुनो। यहां से या तो चले जाओ, या अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को बंद कर दो। पहले एटलीस्ट इतना तो कर लो। इतनी समझ तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना और अपने साथ में जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं उनका पेट भर सको। अगर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं है और स्पिरिचुअल पाथ पे आ रहे हो, तो क्या करोगे? ये आपके साथ भी गलत होगा और उन लोगों के साथ भी गलत होगा जिनको आप सिखाओगे, क्योंकि उनको भी कुछ ऐसा ही सिखाओगे कि लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, सब छोड़ दो, आ जाओ तुम भी हमारे साथ में। कुछ नहीं छोड़ना है। वो सब एक बैटल ग्राउंड के जैसा है जो आपको तैयार कर रहा है लाइफ की सबसे बड़ी बैटल के लिए। अगर आप छोटी छोटी बैटल्स नहीं लड़ पा रहे तो बड़ी बैटल कैसे लड़ोगे? ये सब तो बहुत छोटी बैटल्स हैं, यानी पैसा कमाना, अपनी जो वाइफ है या हस्बैंड है उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी केयर करना, उसको समझना। अगर आप इतना ही नहीं समझ पा रहे हो कि पैसा कैसे कमाना है, तो ये कैसे समझोगे हु आर यू? ये समझने के लिए तो यू नीड टू हैव सच अ माइंड जो सीधा देख सके, घुमा फिरा करके नहीं, जो जैसा है उसको वैसा देख सके, जिस माइंड में मैनिपुलेशन नाम की कोई चीज ना हो, जो कभी किसी को डिसीव ना करता हो, ना खुद को ना किसी और को। तो ये सच्चाई का पाथ है, सत्य का पाथ है। इस पे चलने के लिए यू नीड टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो है जैसा है उसको वैसा ही देख लेना है। जो समझ आया है नहीं आया है उसको एज इट इज देख लेना है। तो एज फार एज दिस वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, तो आपकी बुद्धि को उस सब का जवाब मिल गया है अगर आपने ध्यान से सुना है तो। एक वर्ड में कहा जाए तो वो क्या है? मॉडरेशन। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं पकड़ना है। पकड़ना मतलब ओनरशिप, छोड़ना मतलब भागना। तो इन दोनों के बीच में, यानी ये ओनरशिप के
और भागने के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जहां पर एफर्ट ना के बराबर है। वो क्या है कि जो आपका बेसिक नेचर है, मान लो आपका जो बेसिक नेचर है उसके हिसाब से जॉब आपके लिए सूटेबल है, बिजनेस नहीं है तो जॉब करो ना। किसने कहा है कि बिजनेस करना है? मतलब जो काम मिनिमम एफर्ट के साथ में हो सकता है उसमें अननेसेसरी एफर्ट क्यों पुट करना है? इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। बजाय औरों को देख करके अपने आसपास में उनके जैसा बनने के चक्कर में अगर आप फंसे हुए हो तो अभी आप एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, यानी कि ये सुनने के लिए जो मैं बोल रहा हूं या जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये गलतफहमी है कि मेरे पास में कम है, उसके पास में ज्यादा है, अगर मेरे पास में ज्यादा आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप इतना तक नहीं देख पा रहे कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी लाइफ से अलग हो। फंडामेंटली सुपरफिशियली यस देयर इज अ डिफरेंस। आपके पास में छोटी गाड़ी है, उसके पास में बड़ी गाड़ी है। आपके पास में छोटा घर है, उसके पास में बड़ा घर है। बट क्या माइंड के अंदर झांक करके देखोगे तो जो आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसमें और उसके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसमें कोई फर्क है? इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। यू नीड टू हैव सच एन इंटेलिजेंस कि आप इस सच को देख सको। नहीं तो आपके अंदर एक गलत फहमी बनी रहेगी कि मेरे जो आइडल है वो कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकती है, कि उसके पास में कुछ ऐसा है जो मेरे पास में नहीं है। और आप हमेशा मरते दम तक इस रेस में भागते रहोगे। कोई इंसान है चीजों के पीछे भाग रहा है, कोई इंसान है लोगों के पीछे भाग रहा है, कोई इंसान है जो चीजों के पीछे भागा लेकिन उसको चीजें नहीं मिली, लोगों के पीछे भागा लेकिन लोग नहीं मिले, चाहे कमी उसमें थी या सामने वाले में थी। तो उसने क्या सोचा, यहां पे कुछ नहीं पड़ा है। अब वो कहां भाग रहा है? सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इस दुनिया में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, शायद यहां मिल जाए। तो ये एक नई रेस शुरू हो जाती है। सुख चाहिए था, खुशियां चाहिए थी इस दुनिया में, नहीं मिली, अब कहां मिलेगी? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलेगी। कैसे मिलेगी? मेडिटेशन करके मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये करके मिलेगी, ये बन के मिलेगी। कैसा बनना है? उनके जैसा। कौन? वो जो यहां पर बैठे हैं, उनमें कुछ खास है और मुझ में नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जो भी यहां पर बैठा है और जो वहां पर बैठे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। एज फार एज बॉडी इज कंसर्न्ड, एज फार एज माइंड इज कंसर्न्ड। माइंड मतलब क्या? फीलिंग्स, इमोशंस। बॉडी मतलब क्या? जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, नो डिफरेंस। अपने हाथ पे कुछ गरम लगाओ, उनके हाथ पे लगाओ, सेम रिएक्शन आएगा। जिन चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ है, जो आपके बिलीफ्स हैं, उसको क्वेश्चन करो, या उनके बिलीफ्स हैं उसको क्वेश्चन करो, दोनों तरफ एग्रेशन नजर आएगा। कभी करके देख लेना। तो क्या फर्क है? बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कुछ फर्क है, लेकिन मैं अब एक बात कहूंगा, अगर इस बात को ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, तो आप लोगों के जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं अपने आइडल्स से रिलेटेड, ये जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एनलाइटनमेंट का नाम सुन करके आपके माइंड में गौतम बुद्ध की इमेज आती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके प्री कंसीव नोशंस हैं, वो सब टूट जाएंगे अगले 1 मिनट के अंदर अंदर, अगर मेरी इस बात को ध्यान से सुन लिया तो। मैंने अभी क्या कहा? बॉडी के लेवल पे कोई फर्क नहीं है, माइंड के लेवल पे कोई फर्क नहीं है, समझ के लेवल पर फर्क है। बट समझ के लेवल पे जो फर्क होता है उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि माइंड के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे भी फर्क आए। ध्यान से सुनना। एक डॉक्टर है जो कैंसर को क्योर करता है, उसको पता है स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। वो ऐसे पेशेंट्स को सुबह से रात तक ट्रीट कर रहा है, उसको थियोरेटिकली सब कुछ पता है, उसकी आंखों के सामने है कि इसकी वजह से कितना दर्द होता है, लेकिन वो खुद सिगरेट पीता है। एक बच्चा जो 15-16 साल का है वो सिगरेट पी रहा है, समझ आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसकी वजह से क्या होने वाला है अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद। बट उस डॉक्टर को थियोरेटिकली भी सब कुछ पता है जो उसने 5-10 साल में सीखा।
प्रैक्टिकली भी सब कुछ उसके सामने है, उसको यह भी पता है कि इस बीमारी से ज्यादा पेनफुल इस बीमारी का इलाज है, उसको यह भी पता है कि ये करने से ये बीमारी होने की पॉसिबिलिटी क्या है, फिर भी वो एक चेन स्मोकर है। तो जैसा हम समझते हैं कि अगर कोई इंसान एनलाइटेंड है तो वो बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे आपसे अलग है, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो इंसान इस कॉन्सेप्ट को बेच रहा है आप लोगों को, क्योंकि जब तक वो ये बेचेगा नहीं और आप ये खरीदोगे नहीं, तब तक वो नहीं हो पाएगा जो वो इंसान चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी के लेवल पे आप में और किसी भी ऐसे इंसान में जो कह रहा है कि आप में और उनमें कोई फर्क है, क्या वो फर्क एक्चुअल में हो सकता है, या ये सिर्फ एक इमेज है जिसको क्रिएट किया जा रहा है आप लोगों के माइंड में और आपको डिल्यूड किया जा रहा है? तो थोड़ा सा संभल करके, ये जो रास्ता है, यहाँ पर 99.99% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको आपसे मतलब नहीं है, जिनका खुद का कोई ना कोई एजेंडा है, खुद की कोई ना कोई चाह है जिसको वो पूरा करने में लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो, यानी कि हमें कॉमन ग्राउंड पे आ गए हैं कि आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, मेरे को आपके जैसा नहीं बनना है, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पकड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, तब करने के लिए क्या रह गया है? कौन आपको बताएगा कि आपके काम को आपको ढंग से कैसे करना है? कोई और बता सकता है? यानी जो भी आपकी जॉब है, वहां पर रहना है या उसको छोड़ना है, या वहां पर रह करके कैसे ग्रो करना है, ये कौन बताएगा आपको? आपकी जो वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है, उसके साथ में कैसे रिलेशनशिप को अच्छा करना है, कैसे नहीं करना है, वो कौन बताएगा आपको? क्योंकि जो बताएगा उसको तो कुछ पता ही नहीं उस इंसान के बारे में, वो कैसे बता सकता है? हर रिलेशनशिप की अपनी अलग डायनेमिक्स होती है, तो आपको किसी की जरूरत है ही नहीं ये करने के लिए जो मैंने अभी कहा। यानी एक सिंपल सी लाइफ जीनी है। अब वो सिंपल लाइफ का मतलब हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप कंफर्टेबली एक फ्लाइट में बिजनेस क्लास को अफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, करो। बट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ट्रेन में जा सकते हो। तो इस तरीके से करो दैट यू आर द केयर टेकर ऑफ द मनी दैट यू हैव गॉट। उसको अच्छे से मैनेज करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, इस सबके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, उस इंटेलिजेंस को एक्वायर करो। तो यहां पर हमने क्या किया, अभी जो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी उसको हमने रिलीज कर दिया। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप पानी में तैर रहे हो एक मछली की तरह, तो ऊपर देख करके पंछी को ये नहीं बोलना है कि मुझे उड़ना है। यही आपकी प्रॉब्लम्स की सारी जड़ है। आई होप यहां तक हम साथ साथ में चल पा रहे हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। जो हमारे कपड़े हैं वो हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम बदल सकते हैं, इसके बिना भी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। कपड़ों के रहने से या मिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आप मेरे साथ में रहे तो अभी थोड़ी देर में you will be able to understand and experience the highest state possible for a human, जिसको बोलते हैं सहज समाधि या निर्विकल्प समाधि, जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, चॉइसलेस मेडिटेशन। तो हमने शुरू कहां से किया? कपड़ों से। फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े। आपका बैंक बैलेंस नहीं हो, क्योंकि उसके कम होने से या उसके ज़्यादा होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके ज़ीरो होने से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बहुत बढ़ जाने से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता ना कि बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो आप बढ़ जाते हो। हाँ, आपकी ईगो बढ़ जाती है, बट आप तो नहीं बढ़ जाते हो ना, आप तो वैसे के वैसे रहते हो। तो यू आर नॉट योर बैंक बैलेंस, एंड वॉट एवर द ऑब्जेक्ट्स आर विच इज कनेक्टेड टू योर बैंक बैलेंस, दैट इज मनी। वो क्या है? गाड़ी, घर। यू आर नॉट योर हाउस, यू आर नॉट योर कार, बट एट द सेम टाइम यू आर अ केयर टेकर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यू आर नॉट योर रिलेशनशिप्स, यू आर नॉट अ हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि हस्बैंड पैदा होता है कब? जब शादी होती है। वाइफ कब पैदा होती है? जब शादी होती है। तो हस्बैंड और वाइफ में एक्चुअल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है।
दोनों की एज हमेशा सेम होती है, दोनों एक साथ में एक ही दिन एक ही टाइम पे पैदा होते हैं। आदमी और औरत अलग अलग दिन पैदा होते हैं, बट जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक साथ एक ही टाइम पे एक ही जगह पर एक साथ में पैदा होते हैं, तो दोनों एज में बराबर हैं। तो अगर कभी कोई आकर के आपको ये बोलता है कि मैं तेरे से एज में बड़ा हूं, तो उसको ये वीडियो दिखाना वो गलत कह रहा है या गलत कह रही है। हस्बैंड और वाइफ की एज हमेशा सेम होती है। 5 साल हो गए शादी को, दोनों 5 साल के बच्चे हैं। तभी आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं शादी में, वो टीनेज के टाइम पे होती है। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब वो दोनों मैच्योर हो जाते हैं, फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलते रहो। तो जब मैं कह रहा हूँ कि आप हस्बैंड नहीं हो, वाइफ नहीं हो, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो वो हस्बैंड कहाँ चला जाता है, वाइफ कहाँ चली जाती है। और मान लो डिवोर्स के बाद में कहीं और किसी और से शादी हो जाती है, तो नाउ यू आर हस्बैंड नंबर 2 या वाइफ नंबर 2। ये बातें सुनने में छोटी लग रही हैं, बट अभी हम जैसे से आगे बढ़ेंगे आपको इसकी सिग्निफिकेंस समझ आएगी। क्योंकि अगर ये नहीं समझ आ पा रहा है, ये बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं, तो आगे जो मैं बोलने वाला हूं वो नहीं समझ आएगा। ये क्लियर है? यू आर नॉट अ हस्बैंड और अ वाइफ और एनी ऑफ द रोल्स दैट यू आर प्लेइंग, दैट इज एन एम्प्लॉई। अगर आप बोलते हो मैं एक एम्प्लॉई हूं, मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा, एम्प्लॉई ऑफ व्हाट? यू आर वर्किंग इन विच कंपनी? आप कहोगे इस कंपनी में। रिलेशनल हो गया तो रिलेटिव हो गया, बट अगर उस कंपनी को आपने बदल दिया या अपना कुछ खुद शुरू कर दिया, तो एम्प्लॉई कहां गया? वो कहीं था ही नहीं। दैट वॉज जस्ट अ नेम गिवन टू द रोल दैट यू वर प्लेइंग। जैसे स्टेज के ऊपर जो प्लेज होते हैं या मूवीज में हम देखते हैं कि वो लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, तो एक रोल है जिसको आप प्ले कर रहे हो। तो आप आपके सारे रोल से लिबरेट हो गए, जितने भी लेबल्स आपके ऊपर लगे हुए हैं उस सब से लिबरेट हो गए। तो जब इस बाहर की दुनिया में जो भी रोल्स आप प्ले कर रहे हो इन रिलेशन टू अ पर्सन और अ सिचुएशन और एन ऑब्जेक्ट, इन सारे रोल्स को आप अपने से अलग करके देख सकते हो और आप कह सकते हो कि ये रोल्स को कभी भी बदला जा सकता है, ये बदलते ही रहते हैं, इसलिए मैं ये नहीं हूं। तो आप अगले स्टेप पे जाने के लिए तैयार हो। अब अगला स्टेप आता है ये बॉडी। इसको इंक्वायर करते हैं, आर यू योर बॉडी? आर यू योर जेंडर? आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जेंडर को बदला जा सकता है। मेल को फीमेल बनाया जा सकता है, फीमेल को मेल बनाया जा सकता है। ये बात अगर मैं आज से हजारों साल पहले किसी के साथ में करता तो उसको समझ नहीं आती, ये कैसे हो सकता है। आज तो हो रहा है। तो यू आर नॉट योर जेंडर बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड, एज सिंपल एज दैट। दैट विच यू कैन चेंज, दैट विच इज इन टाइम, दैट इज नॉट यू। अगर कुछ ऐसा है इस दुनिया में जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो, वो आप नहीं हो। और अगर कुछ ऐसा है जिसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, वो ही आप हो। स्क्रिप्चर्स उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। स्क्रिप्चर में कुछ और लिखा होता है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से। हमारा तरीका क्या है लाइफ को देखने का? मैं ये हूं। क्वेश्चन करो ये क्या है। अभी हमने जेंडर को क्वेश्चन किया, अब हम क्वेश्चन करते हैं 5 सेंसेस को। यू आर नॉट योर नोज, यू आर नॉट योर सेंस ऑफ स्मेल, उसको बदला जा सकता है। ऑपरेशन करो, सेंस ऑफ स्मेल गायब। ऑपरेशन करो, सेंस ऑफ स्मेल को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। बाहर की दुनिया में समझ आ गया कि जो भी आपके लेबल्स हैं वो बाहर की चीजों से कैसे कनेक्टेड है। हस्बैंड इज कनेक्टेड टू वाइफ, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। इफ यू से आई एम रिच, दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट? मनी। कल पैसा नहीं है तो यू आर पुअर, फिर पैसा आ गया तो रिच। तो ये सब क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। हमने सांस ली, उसमें खुशबू आई या बदबू आई। तो एक है स्मेल, एक है एक्ट ऑफ स्मेलिंग, एक है स्मेलर। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। 5 जो सेंसेस हैं, वो जो हमारे 5 तत्व हैं जिसको पंचभूत कहते हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 सेंसेस हैं।
तो हम एक एक सेंसेस को इंक्वायर करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की तरफ जाएंगे। तो यहां तक तो हमने देख लिया कि ये हस्बैंड मिथ्या है, सत्य नहीं है, सत्य आदमी है। अमीर मिथ्या है, आदमी या औरत सत्य है। फिर हम एक स्टेप और आगे गए, हमने देखा आदमी और औरत भी सत्य नहीं है, शरीर सत्य है, आदमी और औरत मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या है? जिसको बदला जा सके, जिसको चेंज किया जा सके, और फिर भी आप एग्जिस्ट करते हो, वो मिथ्या हो गया। जैसे कपड़े, तो हमने यहां पर आदमी औरत को भी नेगेट किया, एक स्टेप और आगे बढ़े। जो आदमी औरत दोनों में कॉमन है वो क्या है? सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू धरती। तो जब हमको कोई अच्छी स्मेल आती है तो हम खुश हो जाते हैं, बुरी स्मेल आती है तो परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही वो स्मेल आती है तो देयर इज अ स्मेल विच इज अ सेंस ऑब्जेक्ट, देयर इज स्मेलिंग एंड देयर इज स्मेलर। जैसे देयर इज थॉट, देयर इज थिंकिंग, देयर इज थिंकर। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये जो स्मेलर है इसका अपने आप में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है? आर यू द स्मेलर? जैसे हमने हस्बैंड वाइफ के केस में देखा, अमीर गरीब के केस में देखा, जेंडर के केस में देखा, अब स्मेल के केस में देखो, आर यू द स्मेलर? अगर स्मेल तो आए बट उसको कोई इंटरप्रेट ना करे कि ये अच्छी है बुरी है, तो क्या कोई स्मेलर है? तो जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उसमें कोई सेपरेशन नहीं है। ये सेपरेशन कब पैदा होता है? जब थॉट बीच में इंटरफेयर करता है। थॉट उस स्मेल को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके उसको कैटेगराइज किया जाता है, उस पर ठप्पा लगाया जाता है कि ये गुलाब की स्मेल है यानी कि अच्छी है, ये इसकी स्मेल है यानी कि बुरी है। सो दिस स्मेलर इज नथिंग बट अ थॉट जो मेमोरी पे टिका हुआ है। मेमोरी को हटा दो, देयर इज नो स्मेलर। जैसे एक हॉस्पिटल है जहां पर 4 न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वहां पर हमने एक स्मेल को पुश किया जो खुशबू है, और एक तरफ से पुश किया जो बदबू है। जैसे ही उस खुशबू को हमने वहां पर छोड़ा, वो जो 4 न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। स्मेल है, और अगर ब्रेथ चल रही है तो स्मेलिंग भी है, बट देयर इज नो स्मेलर, देयर इज नो थिंकर। वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। दिस इज अ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, जहां पर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उसमें कोई सेपरेशन नहीं है। प्लस एक और भी पॉइंट है यहां पर बहुत बड़ा, कि जो सेंस ऑफ स्मेल है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसको भी चेंज किया जा सकता है, उसके बाद भी आप एग्जिस्ट करते हो इन रिलेशन टू योर अदर सेंसेस। तो जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो तो वो आप नहीं हो, तो यू आर नॉट योर सेंस ऑफ स्मेल। क्या इसका मतलब यह है कि हम नाक को काट करके फेंक दे कहीं? वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ दैट, बट वी आर नॉट दैट। दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे आपकी गाड़ी है जो आपको हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और अब आप कह रहे हो कि ये गाड़ी मैं हूं। अभी हमारी ये हालत है अगर बॉडी के एग्जाम्पल से समझा जाए तो। दूसरा है कि नहीं नहीं, मैं ये गाड़ी तो नहीं हूं लेकिन ये गाड़ी मेरी है। तीसरा हो सकता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि ना मैं ये गाड़ी हूं ना मेरी ये गाड़ी है, लेकिन ये मुझे हेल्प कर रही है, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। आई एम अ केयर टेकर। ऐसे ही यू आर नॉट योर सेंस ऑफ स्मेल। क्यों? क्योंकि जब सेंस ऑफ स्मेल नहीं भी होता है तब भी आप होते हो। ऐसा तो नहीं है ना 24 घंटे आपको सूंघते रहना पड़ेगा तभी आप एग्जिस्ट कर पाओगे। तो आपकी एग्जिस्टेंस सेंस ऑफ स्मेल पे तो डिपेंड नहीं करती, तो यू आर नॉट योर सेंस ऑफ स्मेल। धरती, जल, टेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बीमारी होती है और हमारा सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है कुछ दिन के लिए, तो क्या आप मर जाते हो या आप एग्जिस्ट करते हो उसके बाद भी? तो इससे हमें क्या समझ आया? यू आर नॉट योर सेंस ऑफ टेस्ट, एंड देयर इज नो सेपरेट टेस्टर। देयर इज टेस्ट, देयर इज टेस्टिंग, but there is no taster.
जैसे 4 बच्चे हैं और अभी न्यू बॉर्न है, तो उनकी चारों की ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है। जो उनकी मदर है वो उनको ब्रेस्ट फीड कर रही है। तो वहां पर मिल्क है, टेस्ट है, टेस्टिंग है, हंगर भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन उन चारों में कोई सेपरेशन नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि चारों का एक्सपीरियंस सेम है, चारों का रिएक्शन सेम है। जैसे हमने स्मेल के वक्त देखा था कि स्मेल चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चारों का रिएक्शन सेम है। तो चारों की कॉन्शियसनेस सेम है। तो क्या बचपन में सेम होती है जब कोई न्यूबॉर्न होता है और बड़े होकर के अलग अलग हो जाती है? या जब हम बड़े होते हैं तो वी एक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ नेम गिवन टू दोज एक्सपीरियंसेस, जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से हमें लगने लग जाता है कि मैं इससे अलग हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रिएक्शन इसके रिएक्शन से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर फ्लावर आप सबको अगर सूंघने के लिए दिया जाएगा तो सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। कोई बहुत खुश हो जाएगा उसको सूंघ करके, कोई कहेगा हाँ ठीक है, कोई हो सकता है कहेगा नहीं मेरे को इससे एलर्जी है। तो आप क्या कहोगे? देखो मैं उससे अलग हूं, मेरी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, मेरा अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। क्या है ये मैं? अगर एक थॉट नहीं है तो, जो मेमोरी पे टिका है, उस मेमोरी को निकाल दो। कहां है आपका वो मैं? दिस इज रियल इंक्वायरी जो मैं बोलता हूं अपने सेशंस में, हु एम आई। हम एक एक करके नेगेट करते चले जा रहे हैं। इसको नेति नेति बोलते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के आप चाहो भी तो उसको नेगेट नहीं कर सकते। धरती, जल, अग्नि, यानी कि सेंस ऑफ साइट। देयर इज सीन, देयर इज सीइंग एंड सीयर। आंखों से जो भी कुछ दिखता है, अच्छा या बुरा, क्या उससे आंखों को कोई फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर आंखों से आपने कुछ बहुत अच्छा देख लिया, कोई बहुत ही अच्छा नजारा है, तो क्या उससे आपकी आंखें अच्छी हो जाती हैं? कुछ बहुत बुरा देख लिया तो क्या आंखें खराब हो जाती हैं? तो आईज आर जस्ट लाइक मिरर, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर किसकी रिफ्लेक्शन है। तो सीन क्या है? ऑब्जेक्ट जो इल्यूमिन किससे हो रहा है? लाइट से। लाइट ना हो तो चाहे आंख खुली रखो चाहे बंद रखो, कुछ नहीं दिखता है। बट आप कह सकते हो कुछ नहीं दिखता है इन रिलेशन टू जो आपने पास्ट में देखा। जब आप कहते हो आंख खोल करके या आंख बंद करके कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये वही इंसान बोल सकता है जिसने पास्ट में कभी कुछ देखा हो। उसको याद करके आप बोल रहे हो कि मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी यहां पर लाइट नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट द एब्सेंस ऑफ an object which is illumined by light, or the absence of light, in relation to the prior experience of the presence of light or objects illumined by light. Without that experience, without that memory, you cannot talk about the absence. जब आप साइलेंस के बारे में बात करते हो तो what you are doing is कि आपने साउंड की मेमोरी को याद किया कि अच्छा साउंड मतलब ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है तो अभी साइलेंस है। तो सीन क्या है? यानी कि ये जो हमें दिखता है वो क्यों दिखता है? कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, कोई भी फॉर्म दिखती है, वो क्यों दिखती है? आंखों की वजह से। क्या सिर्फ आंखों का होना काफी है? लाइट भी होनी चाहिए। क्या सिर्फ लाइट का होना काफी है? कोई ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ये ट्रिनिटी है, ये तीन है। यहां पर ध्यान से देखो, ट्रायंगल बन रहा है। लाइट तो हो, आंखें तो हो, बट कोई फॉर्म ना हो जहां से कि लाइट रिफ्लेक्ट कर सके या रिफ्रैक्ट कर सके, तो लाइट नहीं दिखती है। लाइट होती है लेकिन लाइट दिखती नहीं है। आंखें खुली होती हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है। तो कुछ भी दिखने के लिए एक फॉर्म होनी चाहिए, जिस फॉर्म के थ्रू या तो लाइट पास हो या जिस पर टकरा करके वो लाइट हम तक आए, तब कुछ दिखता है।
यानी कि हम सीन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट ये हमें समझ आ रहा है कि सीन इज रिलेटिव. वी कैन ओनली टॉक अबाउट द सीन in relation to light as well as eyes. आंखें जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को देख सकती है, उस वेवलेंथ के बाहर नहीं देख सकती, यानी अल्ट्रावायलेट को और इंफ्रारेड को नहीं देख सकती आंखें. तो ये क्या हो गया? रिलेटिव हो गया. बट यू आर नॉट योर आईज इफ आई एम सेइंग दैट. उसका प्रूफ क्या है? कि आप वो जो आंखें नहीं देख सकती, यानी इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, उसको भी आज की डेट में आप साइंटिफिकली देख सकते हो. तो आंखों की जो लिमिटेशन है उसके बियॉन्ड आप चले गए, उसको आप ट्रांसेंड कर गए थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट. उसको भी आपने कैप्चर कर लिया, उसको भी अपने एक्सपीरियंस में ले आए. दैट मीन्स यू आर नॉट जस्ट योर आईज. यू शुड टेक केयर ऑफ योर आईज, बट यू आर नॉट योर आईज. आईज की पावर को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है. ये चश्मा यही तो कर रहा है. आगे माइक्रोस्कोप लगा दो, टेलीस्कोप लगा दो, या और तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगा दो. तो जो लिमिटेशन है वो आंखों की है, आपकी नहीं है. यू सुपर इंपोज द लिमिटेशन ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑन योर सेल्फ, विच इज एन एरर. यानी ये जो आपकी बॉडी है इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं. तो अगर आप ये कहते हो कि ये बॉडी की लिमिटेशंस है, वहां तक तो ठीक है. बॉडी खूबसूरत है, बॉडी बदसूरत है, वहां तक तो ठीक है. मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, गड़बड़ हो गई. अब आपका सुख और आपका दुख किससे कनेक्ट हो गया? बॉडी से, जिसको बड़े आसानी से बदला जा सकता है अगर बदलना जरूरी लग रहा है तो. इसलिए नहीं कि सोसाइटी ने एक पर्टिकुलर तरह की कंडीशनिंग हम सबकी कर दी है कि अच्छी बॉडी का मतलब ये. जानवरों में तो ऐसा नहीं होता है. जानवरों में तो फिटनेस की डेफिनेशन बहुत अलग है. मैंने ऐसे कोई जानवर नहीं देखे जिनके एब्स बने हुए हों, 8 पैक 6 पैक. आई हैव नेवर सीन सच एन एनिमल. और वो फिट होते हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई डॉक्टर तक नहीं है उनके पास में. तो ये जो आंखों की लिमिटेशन है उसको हम अपनी लिमिटेशन समझ बैठते हैं. तो आंखों के होने या ना होने से लाइफ की जो यूजफुलनेस है उसमें तो फर्क पड़ेगा, आपके वे ऑफ लिविंग में फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि जो आप एक्चुअल में हो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, आंखों के मर जाने से आप नहीं मरोगे. ये हम अपने आसपास में देख सकते हैं. और अगर आंखें खराब हैं, वापस से आंखें आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आप पैदा हो गए. हाँ, ये कह सकते हैं कि आई साइट आ गई. साइट नहीं आई है, साइट तो पहले भी थी. वो साइट जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो कानों के थ्रू साउंड को परसीव कर रही थी. आंखों में प्रॉब्लम थी, आप में प्रॉब्लम नहीं थी. अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. वायु, यानी कि जो सेंसेशंस होती हैं, कुछ टच होता है तो हमको पता लगता है, कुछ गर्म टच होता है तो पता लगता है, कुछ ठंडा टच होता है तो पता लगता है. ये ब्रेथ है, ये हमें फील होती है. और बॉडी में कई तरह की सेंसेशंस होती हैं जिसके बारे में हमको पता लगता है. कई तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जो ब्रेथ से लिंक्ड हैं. उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ब्रेथ की कोई फॉर्म नहीं है. इसलिए जब आपका ध्यान ब्रेथ पर जाता है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अगर आप सिंसियरली अपना ध्यान ब्रेथ पर लगाते हैं तो आपके माइंड में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, यानी कि थॉट नहीं होगा. लेकिन कब तक के लिए? जब तक के लिए आपकी ब्रेथ में या आपकी बॉडी के लेवल पे जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो या तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है. अगर आप में से किसी ने भी कभी भी मेडिटेशन करी है कहीं पर या घर पर भी, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं. यानी आप सेंसेशंस को देखना शुरू करते हो बॉडी में, या ब्रेथ को देखना शुरू करते हो. जब तक मॉडरेशन में कुछ हो रहा है तब तक आप बिना बोले देख सकते हो. ब्रेथ आई गई, लेकिन जब उसको आप देखते हो तो ब्रेथ में चेंजेस होते हैं. कई बार ऐसी भी स्टेट आती है जब ब्रेथ छूटने लग जाती है, ब्रेथ लंबी हो जाती है, ब्रेथ इतनी डीप हो जाती है कि ऐसा लगता है कि ब्रेथ चल ही नहीं रही है.
फिर डर लगता है कि कहीं ब्रेथ बंद ना हो जाए, फिर आप वापस से ब्रीथ करने लग जाते हो। तो थॉट का इंटरफेरेंस हो जाता है। थॉट कभी भी पूरी तरीके से सबड्यूड नहीं होता है, वो बैकग्राउंड में रहता है और कभी फोरग्राउंड में आता है, फिर बैकग्राउंड में चला जाता है, फिर फोरग्राउंड में आता है, फिर बैकग्राउंड में चला जाता है। प्लस आपको अपना ध्यान लगाना पड़ रहा है वहां पर। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, वट एवर योर माइंड फोकसेस ऑन एक्सपैंड्स। तो जैसे ही आपका ध्यान जाता है आपकी बॉडी की सेंसेशंस की तरफ, तो वो सेंसेशंस आपको दिखने लग जाती हैं और वो एक्सपैंड होने लग जाती हैं। आपको बाहर दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी तरफ से ध्यान हट जाता है और जो अंदर बॉडी में एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। कुछ सेंसेशंस अच्छी होती हैं, प्लेजरेबल होती हैं, जैसे मेडिटेशन में कुछ लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ को बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी कभी पेन होता है, तो जब पेन होता है तो गुस्सा आता है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मजा आता है, सेम जैसे बाहर की दुनिया में होता है। तो आप मेडिटेशन तो कर रहे हो, बट अभी आप मेडिटेशन से कोसों मील दूर हो, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो बाहर की दुनिया में करते हो। मोबाइल पे क्या करते हो, कभी ऑब्जर्व किया है? जैसे आजकल ये शॉर्ट्स बहुत चलती हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं, तो आप देखते हो, 1-2 सेकंड के लिए देखा, मजा नहीं आया, हटा दिया। देखा 10 सेकंड के लिए, मजा आया, पूरा 30 सेकंड तक देखा, और देख के अंदर केमिकल रिलीज हुआ, मतलब कुछ मजा आया। तो अब आप क्रेव कर रहे हो वापस से उस तरह की सेंसेशन के लिए, ताकि वापस से वो प्लेजर मिले। आपको लगा नहीं, यहां पे कुछ नहीं है, फटाफट से आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर एकदम से देखा, अरे यार ये तो बेकार हो गया। अब आपके अंदर क्रेविंग और बढ़ गई और अच्छे एक्सपीरियंस की। जैसे प्यास जितनी ज्यादा होती है उतना ही पानी में ज्यादा मजा आता है, भूख जितनी ज्यादा होती है खाने में उतना ही ज्यादा मजा आता है, खाना अच्छा नहीं होता तब भी मजा आता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है पीछे से, मोबाइल फोन में अगर आप देखोगे तो आपको प्लेजर देती है एक लेवल पे, उसके बाद में थोड़ा सा आपको पेन देती है, यानी उसका ऑपोजिट आपको दिखाती है, तो वो क्रेविंग और बढ़ जाती है। अब आप लॉजिकली सोचोगे तो आप कहोगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, नॉन स्टॉप प्लेजर क्यों नहीं दे रहे। अगर आप साइकोलॉजिकली समझोगे कि अगर आपके अंदर भूख नहीं होगी तो खाने में मजा नहीं आएगा, तो एडिक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एडिक्ट बना दिया जाता है कि आपको समझ भी नहीं आता है। ऐसे ही लोग मेडिटेशन के एडिक्ट हो जाते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, मोबाइल तो नहीं है, आंखें भी बंद हो गई है, अब वहां पर आंख बंद करके बैठे हैं, तरह तरह के अंदर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें मान लो यहाँ पे लाइट दिख गई, कभी थोड़ी देर के लिए जो थॉट है वो एकदम से सबसाइड हो गया, कभी कभी ऐसा होगा कि थॉट रिजॉल्व हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब वापस से आप उसके लिए क्रेव करोगे, जैसे ही क्रेव करोगे वापस से सफरिंग शुरू हो गई। फिर 1-2 घंटे बाद फिर कोई एक्सपीरियंस हो गया, फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, और आप यही कर रहे हो 10-20 साल से, 30 साल से, और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कितने बड़े मेडिटेटर हो आप। एक्चुअल में क्या किया आपने, कुछ एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर लिए, जिससे आपकी ईगो और बढ़ गई, अहंकार और बढ़ गया। मतलब जो आपका अपना एक थॉट है कि मैं ये हूं, उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, नॉलेज जुड़ी हुई है और एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग जुड़ा हुआ है, प्लेजर और पेन जुड़ा हुआ है। तो वो जो आपका बैगेज था जिसको खत्म करने के लिए आपने मेडिटेशन शुरू करी, वो बैगेज और बढ़ गया, ईगो और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब आपने एक डिवीजन क्रिएट किया अपने माइंड में कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं और मेरे को इतने तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं ज्ञानी हूं, ये अज्ञानी है। तो गए थे अपना अहंकार खत्म करने और अहंकार बढ़ा करके आ गए। तो अब हम अपनी इंक्वायरी पे वापस से आते हैं और डीपली देखते हैं, बिकॉज दिस इज द सटलेस्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। तो इसको देखने के लिए आपकी कैसी नजर होनी चाहिए, विच इज एक्सट्रीमली सटल, तब आप देख पाओगे जो मैं अब बोलने वाला हूं उसको। जब आप अपनी किसी सेंसेशन को देखते हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे बॉडी में कोई सेंसेशन हो, कुछ भी हो, तो वहां पर 3 चीजें होती हैं। एक होता है एक्सपीरियंस्ड, यानी जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो सेंसेशन को। एक है एक्सपीरियंसिंग, एक है एक्सपीरियंसर। ये बहुत आगे की इंक्वायरी है, आराम से ठंडे दिमाग से स्टेप बाय स्टेप चलना, तब आप देख पाओगे इस सच को। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन
उस एक्सपीरियंस की वजह से बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली कोई रिएक्शन नहीं आया, तो क्या हुआ? यहां पर अभी हजारों तरह की साउंड्स हैं, उन सब में से आप मेरी साउंड सुन रहे हो, बाकी साउंड्स का क्या हुआ? अगर उन साउंड्स को आपने सुना ही नहीं तो लिसनर कहां है? तो वहां पर कोई भी सेपरेशन नहीं होता है, जैसा गहरी नींद में होता है या छोटे बच्चों के केस में होता है। बहुत तरह की आवाजें आती हैं, चली जाती हैं, बच्चों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, बट एकदम से कोई तेज आवाज हो जाए बच्चे के कान के पास में, तो बच्चे का एकदम से रिएक्शन आएगा। दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल, दिस इज बायोलॉजिकल। तो अब देखते हैं मैं कब पैदा होता है और कैसे पैदा होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उस बच्चे का कि उसके पास से कुछ ऐसी साउंड हो जहां से कोई रिएक्शन ट्रिगर ना हो बायोलॉजिकली, तो साउंड का होना या ना होना बराबर। लेकिन अगर वो साउंड ऐसी है जिसकी वजह से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम जुड़ा हुआ है, तो रिएक्शन आ जाएगा। जैसे बच्चे को भूख है, अब उसको अपनी मां की आवाज सुनाई दी, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आएगा उस बच्चे की तरफ से। वो बच्चा रो रहा है लेकिन आपको लग रहा है वो परेशान है, जबकि वो खुश है, क्योंकि उसको पता है रोने से वो हो जाएगा जो वो चाहता है, तो दैट इज अ पॉजिटिव रिएक्शन। बट दूसरी तरफ से कोई आवाज है जो उसको डिस्टर्ब करती है, जिसके साथ में कोई आउटकम रिलेटेड नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली एक रिस्पॉन्स आ रहा है कि एकदम से तेज एक आवाज हुई, उस आवाज की वजह से पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी है वो डिस्टर्ब हुई, उसको एक डेंजर फील हुआ। जैसे आप अपनी छत पे ले जा करके एक छोटा सा कोई बम फोड़ दो, तो आसपास में जो कबूतर होंगे वो सब उड़ जाएंगे। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। वो सोच करके नहीं कर रहे हैं, इमीडिएट हो रहा है, इंस्टेंटली हो रहा है। तो यहां पर भी ध्यान से सुनना, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंसिंग और एक्सपीरियंस्ड में कोई गैप नहीं है। इनफैक्ट देयर इज नो एक्सपीरियंसर। एक सेंसेशन हुई, एक सेंस ऑब्जेक्ट का परसेप्शन हुआ, इमीडिएट रिएक्शन आया, वो रिएक्शन जो आना चाहिए बायोलॉजिकल। तो जो लोग इसको कंट्रोल करने में लगे हैं उन्हें क्या कहोगे? वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहीं फंसे हैं। यानी जो बायोलॉजिकली आपकी बॉडी के लेवल पे होता है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के माइंड में प्लांट कर दूं कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, जो सबकी बॉडी में हो रहा है, इंसानों में भी हो रहा है, जानवरों में भी हो रहा है। और मैं कहूं जब ये आप कंट्रोल कर लोगे तो फिर आत्मज्ञान की बातें होंगी, तब एनलाइटनमेंट की बातें होंगी। तो क्या ये कभी कंट्रोल हो पाएगा? कभी भी नहीं। तो क्या कभी कोई एनलाइटनमेंट या कुछ आगे की चीज या कभी कोई ऊंची बात कभी हो पाएगी? कभी भी नहीं। यानी कुछ भी ऐसा जो आपके बेसिक नेचर से अलग है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में प्लांट कर दिया और आपको बोल दिया कि इसमें कोई कमी है, अब आप वहीं उलझे हुए हो और आपके अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉनवेज खाते हो, तो मैंने आप लोगों के माइंड में आकर के पहले एक कॉन्सेप्ट प्लांट कर दिया कि पहले नॉनवेज को छोड़ो, वेज खाओ, फिर बात करेंगे। अभी नॉनवेज खाने का जो पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितने सालों में बना है? 20-30 साल में, 40 साल में। 2 दिन में छोड़ दोगे? अब मैं ये नहीं कह रहा नॉनवेज खाना ठीक है या सही है, इस एग्जाम्पल को एक स्टेप और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सिगरेट पीना गलत है, ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं सिगरेट पीना गलत होता है, आप पी रहे हो 20 साल से, पहले उसको छोड़ो फिर आगे बात करेंगे। कब तक के लिए अटक गए? हमेशा के लिए। तो ये जो बायोलॉजी है इसको अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझोगे तो स्पिरिचुअल पाथ पे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये समझ गए हो तो हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई एक्सपीरियंसर होता ही नहीं है। इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है, इमीडिएट रिएक्शन आता है। जैसे इफ देयर इज अ डेंजर इन योर लाइफ, रियल डेंजर, नॉट परसीव्ड डेंजर। जैसे अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो और एकदम से सामने से शेर आया, तो वहां पर इमीडिएट रिएक्शन होगा। वहां पर कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, कोई चॉइस नहीं होगी क्या बैठ करके सोचो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। जो होना होगा इमीडिएट होगा, बेस्ड अपॉन योर कंडीशनिंग। या तो आप भागोगे या लड़ोगे, फाइट और फ्लाइट, इमीडिएट। तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं।
तो इसको सोल्यूशन क्यों निकालने में लगे हुए हो? और एक स्टेप आगे बढ़ो ना। कोई सेंस ऑब्जेक्ट से आपका कांटेक्ट हुआ, आपका मतलब किसका? आपकी ब्रेन का, उसके बारे में आपको पता लगा, लेकिन कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आया है वहां पर एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया है। तो यहां पर एक एक्सपीरियंसर पैदा हो गया है जो या तो उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू रखना चाहता है क्योंकि उसमें प्लेजर है, या उससे पीछा छुड़ाना चाहता है क्योंकि उसमें पेन है। अब जब मैं यहां पर प्लेजर और पेन की बात कर रहा हूं तो दो तरह का प्लेजर है और पेन है। एक है बायोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। जैसे भूख लगती है, हम कुछ खाते हैं तो प्लेजर होता है, कुछ गर्म लगता है तो पेन होता है। इन अदर वर्ड्स, यहां पर एक टच हुआ और आपको उस टच के बारे में पता लगा, जिसके बेस पर अंदर आपने कुछ बोला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर नेम सेक, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। बट ये होने के बाद में, आइडेंटिफाई होने के बाद में क्या होता है? मुझे ये टच फील हुआ, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। अब ये जो मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग मुझे ये करना है। ये जो मैं है, अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो दिस पर्टिकुलर थिंकर और दिस कंट्रोलर जो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रोल्ड। द मोमेंट यू सी दिस एज अ फैक्ट, तो ये सेपरेशन मिट जाता है, क्योंकि अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है आपके लिए तो वहां पर इस कंट्रोलर की जरूरत है। अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो कंट्रोलर की जरूरत है। यानी मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना है, तो यू नीड अ कंट्रोलर। बट जो काम करने लायक थे पूरे दिन में 8-9 घंटे में, वो आपने कर दिए। आपने हर एक चीज की प्रॉपर्ली केयर करी, अपने सारे काम खत्म कर दिए, अब सोने के लिए जा रहे हो। अब आपको उस कंट्रोलर की क्या जरूरत है? सो द मोमेंट यू सी कि ये जो थिंकर है, ये जो एक्सपीरियंसर है, ये जो कंट्रोलर है, इट इज नथिंग बट अ थॉट। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल। जो कंट्रोलर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको हटा दो तो कंट्रोलर कहीं भी नहीं है। इफ यू कैन सी दैट, तो यू आर फ्री फ्रॉम योर सेल्फ इन दैट वेरी मोमेंट। आप क्या चाहते हो? आप मैं को मुक्त करना चाहते हो। मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, मैं से मुक्त हो सकते हो। इन अदर वर्ड्स, द मोमेंट यू सी कि कोई सेपरेट थिंकर है ही नहीं। थॉट तो है, सेंसेशन तो है, सेंस ऑब्जेक्ट तो है, बट कोई सेपरेट थिंकर की अपनी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन अगर एक क्वेश्चनिंग आप मेरे साथ साथ में कर सकते हो तो क्या होता है? आप ये देख लेते हो कि ये जो धागा है, ये जो इन अलग अलग थॉट्स को जोड़ रहा है, वो धागा खुद एक थॉट है। इट इज जस्ट फॉर नेम सेक, एक्चुअल में कहीं नहीं है। ध्यान से अपने आप को जा करके देखो शीशे में, क्या अभी जो आपकी बॉडी है, जैसे आप दिख रहे हो, बचपन में ऐसे ही दिखते थे? तो वो एक अलग बॉडी थी। साइंटिफिकली 8-10 साल में बॉडी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, बॉडी के सारे ऑर्गन चेंज हो जाते हैं। ये एक अलग बॉडी है, पर दोनों को जोड़ करके हम कह रहे हैं कि मैं ये हूं, विच इज अ मिथ। इफ यू कैन सी दैट, देन यू आर फ्री फ्रॉम योर सेल्फ। आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, ये डिसॉल्व हो गया, खत्म। कहां है? ढूंढो इसको। एक एक मोती को पिरो करके पूरी माला बनती है। ये मोती क्या है? एक एक्सपीरियंस है, जिसमें एक एक्सपीरियंस होता है और एक एक्सपीरियंसर होता है। इस मोती को देखते हैं, क्या आप अपनी जो भी सेंसेशंस हैं बॉडी की, उसके बिना एग्जिस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? धरती, जल, अग्नि, वायु, यानी कि क्या? वायु मतलब क्या? सेंसेशंस, सेंस ऑफ टच। क्या अगर वो सेंसेशन आपको नहीं भी पता लगे, लेकिन अगर आपकी ब्रेन एक्टिवेटेड है, आप सोच पा रहे हो, तो क्या आप एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यू आर डेफिनेटली एग्जिस्टिंग। दैट मीन्स यू कैन एग्जिस्ट विदाउट योर sensations if your memory is activated. तो you are not your sensations. अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग। अब हियरिंग दो तरीके की है। एक है जो कान खोल करके हम सुनते हैं, एक जो हम कान बंद करके सुनते हैं।
तो जो कान खोल करके सुनते हैं वो साउंड हो या ना हो, उससे आपके होने या ना होने पे कोई फर्क पड़ता है? कान हो या ना हो, उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? तो आप हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सबको मिला करके जो बनता है वही आप हो? यानी कि जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए और उससे रिलेटेड जो नॉलेज पड़ी है, जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आर यू अ बंडल ऑफ दैट? क्या वही हो? क्योंकि अगर उसको हटा दो तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस, एक वॉइड है। तो लोग यहीं पर जाकर के अटक जाते हैं। बहुत सारे लोग पास्ट में जिन्होंने इंक्वायरी करी वो बस यहां पर जाकर के अटक गए और उन्होंने इसको कोई नाम दे दिया कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। उनसे पूछो अच्छा फिर तुम क्या हो? वहां पर जाकर के चुप हो गए। अब जो चुप हुए उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए चुप हो गए। बहुत सारे इसलिए चुप हो गए क्योंकि उनको कुछ दिखा ही नहीं, वो अपने थॉट्स में उलझे रह गए। पांचों सेंसेस को हमने देख लिया, दुनिया को देख लिया, सब कुछ देख लिया, एंड में क्या बचा रह जाता है जिसके बेस पर आप कह सकते हो कि मैं हूं? सीधा उसको क्वेश्चन करते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक्सपीरियंशियली अभी देखेंगे। अगर आप कानों को भी हटा दो, आंखों को भी हटा दो मतलब कि आप ध्यान हटा लो, सेंसेशंस पे से ध्यान हटा लो, स्मेल पे से ध्यान हटा लो, टेस्ट पे से ध्यान हटा लो, आंखों पे से ध्यान हटा लो, आंखों के थ्रू जो दिखता है वहां से ध्यान हटा लो, यानी आंखें बंद कर लो। जो भी सेंसेशंस हो रही हैं बॉडी में, फिर चाहे ब्रेथ से रिलेटेड टच पता लग रहा है, चाहे कोई गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कोई सटल सेंसेशन है, कोई ग्रॉस है, वहां से ध्यान हटा लो। जो भी बाहर से आवाजें आ रही है वहां से ध्यान हटा लो। करो मेरे साथ साथ में, आंखें बंद करो। अब अगर आपने सब जगह से ध्यान हटा लिया तब भी आप तो हो ना। आपके होने के लिए इस सब के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस सब चीजों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है, बट आपके एग्जिस्टेंस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस मोमेंट में जब आपने अपना ध्यान सब जगह से हटा लिया तो अब आप देखो आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अगर आप मेरे साथ यहां तक आ चुके हो तो बोलती बंद हो चुकी है। आप अभी इस मोमेंट में अपने आप को कुछ भी नहीं बोल रहे हो, यानी कि कुछ भी नहीं सोच रहे हो। यू आर इन अ थॉटलेस स्टेट। तो अभी आप सब साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ध्यान से अगर अपनी ब्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो इसको सुनने में भी एफर्ट है, कोशिश है। इस एफर्ट को भी छोड़ दो, इसको सहज समाधि कहते हैं। अगर अभी आपने ये देख लिया है कि चाहे आप इसको सुनो या ना सुनो, ये तो है ही। और सिर्फ वो नहीं है जिसको आप सुन रहे हो, यानी कि एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंसिंग इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। इस स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है सुनने वाले में और जिसको सुना जा रहा है उसमें। इसके बीच में कोई गैप नहीं है, यानी सुनने वाले के बीच में और जिसको सुना जा रहा है उसके बीच में कोई डिवीजन नहीं है। अब आप वापस से एफर्ट करो इसको सुनने का या ना सुनने का। ये जो एफर्ट है ये अहंकार है या ईगो, जो आपको लगता है कि मैं ये हूं, बट इस मैं की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला यहां पर। आप चाहे चाहो या ना चाहो, सुनना चल रहा है। आपके चाहने या ना चाहने से साउंड ऑफ साइलेंस के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस, जहां पर लिसनिंग तो है लेकिन लिसनर नहीं है, जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई डिवीजन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। ये स्टेट आपकी और मेरी या हमारी अलग अलग नहीं है। इस जगह पर कोई मैं और तू नहीं है, कोई आत्मा और परमात्मा नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसमें भी कोई फर्क नहीं है, किसी भी तरह की कोई स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में। इस जगह पर आपका जो भी एफर्ट है वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए इसको एफर्टलेस समाधि बोलते हैं।
यहां पर आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, ना आपके करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना करने से, ये तो है ही, और आप भी हो ही, बिना किसी एफर्ट के। इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि।